जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है। और हम लोग डी ट्रिपल एस बी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग सबकी पोस्ट निकली हुई है और एग्जामिनेशन के शेड्यूल भी आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पार्ट वन, पहले हम पार्ट वन देखेंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो जनरल पेपर है उसकी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में डी जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, जिसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको आप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों का मतलब होता है किसान। रैयतों का मतलब होता है किसान। यहाँ ब्रैकेट में दे भी दिया गया कि रैयत का क्या मतलब होता है, कि ग्रामीण किसानों के लिए संपूर्ण भारत में प्रयोग किए जाने वाला एक सामान्य आर्थिक शब्द है रैयत। रैयतवाड़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक समय था जब अंग्रेजों का ज़माना चल रहा था, तो उस समय कई सारी कर की उनकी कर सिस्टम जो उनका चल रहा था, एक था रैयतवाड़ी चल रहा था, महलवाड़ी चल रहा था, जमींदारी चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था रैयतवाड़ी। रैयत उसी शब्द से बना। रैयत का मतलब होता है ग्रामीण किसान या किसान सीधे कह सकते हैं। तो हजारों रैयतों द्वारा नील के पौधों, जिनको इंडिगो प्लांट्स कहते हैं, को विकसित करने से इनकार करने से संबंधित है। क्या संबंधित है? नील विद्रोह, गुलाबी विद्रोह, हरित विद्रोह या फिर श्वेत विद्रोह। यार सीधी सी बात है, नील विद्रोह उस समय हुआ था 1859 की बात करें तो 1857 की क्रांति हुई। फिर 1858 का अंग्रेजों का एक नया जो है अधिनियम बना। विक्टोरिया जो वहाँ की रानी है, विक्टोरिया रानी है, उनका एक घोषणा पत्र जारी हुआ था 1858 में, जो प्रयागराज में पढ़ा गया था। अब 1859 में अंग्रेजों द्वारा और चतुराई के साथ इन सारी चीज़ों को शुरू किया गया था। जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन यानी नील की खेती करने के लिए, वो देखा होगा आप लोगों ने, उजाला वाला जो नील आता है, जिससे जो है कपड़ों में डाल दें तो नीला रंग चढ़ जाता है और कपड़े थोड़े से चमकदार हो जाते हैं। जी हाँ। तो अपने यहाँ नील की खेती नहीं होती थी। अपने यहाँ के किसान सिर्फ जो है भाई पेट भर जाए वही, उसी के लिए उतना ही काफ़ी था। धान, गेहूँ, गन्ना, इसी की खेती होती थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा जबरन जो है भारतीय किसानों से कराई जाती थी और बदले में ज़बरदस्ती खरीद लेते थे, क्योंकि वहाँ इसकी डिमांड नहीं थी। नील की डिमांड थी ब्रिटेन में, यूरोप में थी, जहाँ पे कपड़े बन रहे थे, जहाँ की कपड़ों की रंगाई होनी थी। भारतीय किसानों को या भारतीय कंपनियों को इससे कोई लाभ नहीं था। तो अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी और औने पौने दामों पर उनसे नील की जो प्रोडक्ट होता था उसे खरीद लिया जाता था। इसी के विरोध में भारतीय किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया था, विरोध किया था कि भाई हम नील ऊल की खेती नहीं करेंगे, हमें धान, गेहूँ, गन्ना, चावल से मतलब है, हमें तुम्हारे नील से कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय किसानों ने, जिनको हम रैयत कह रहे हैं, ग्रामीण किसान, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया गया। तो ये जो विद्रोह था, इसी का नाम है नील विद्रोह। गुलाबी विद्रोह, हरित विद्रोह या श्वेत विद्रोह जैसा भारतीय इतिहास में ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं। नील विद्रोह आपको आसानी से मिल जाएगा। इन ऐसे शब्दों की थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने कभी गुलाबी विद्रोह सुना है, हरित विद्रोह सुना, हरित क्रांति आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति भी सुना होगा। श्वेत विद्रोह अपने यहाँ कुछ नहीं हुआ था। नील विद्रोह ही था, जिसमें किसानों ने नील की खेती करने से साफ मना कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती अंग्रेजों द्वारा खेती करवाई जा रही थी। अगर आप लोगों ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की बात सुने तो 1917 में, 1900 पहले सोच लीजिए, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। उस लखनऊ अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल जी थे, जो चंपारण बिहार के रहने वाले थे। गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने किसानों की जो दुर्दशा थी उसके बारे में बताया। और फिर गांधी जी जो है 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जो 3 कठिया पड़ता है। 3 कठिया मतलब होता है कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा आपको ज़बरदस्ती, आपको कंपलसरी था कि 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होगी। तो इसी के विद्रोह में, 3 कठिया प्रथा के विरोध में ही 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो 1859 में जो हजारों रैयतों ने नील की खेती को विकसित करने से या करने से मना कर दिया था, उसका नाम था नील विद्रोह। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अलेक्जेंडर द ग्रेट से जुड़ा हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदर महान, हिंदी में इसको कहा जाता है सिकंदर महान। सिकंदर महान किस राज्य से
वो कहाँ से आया था, मतलब किस राज्य का राजा था, मैसेडोनिया का था, पर्सिया का था, स्पार्टा का था या एथेंस का था। तो सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था। एथेंस में मैसेडोनिया था, वहाँ का ये राजा था। इसके पिता थे फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जब मर गए तो ये 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया सिकंदर। और फिर उसके बाद इसने जो है पूरे विश्व को जीतने के लिए उधर से चला और पाकिस्तान होते हुए जब पहुंचा वहाँ पे झेलम नदी के किनारे, तो भारत के एक राजा थे पोरस। पोरस के साथ हाइडेस्पीच का युद्ध होता है 326 बीसी में। 326 बीसी में ये युद्ध होता है जिसमें सिकंदर जीत जाता। बड़ी सेना थी सिकंदर की, लेकिन उसने जो है ज़्यादा कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर और थोड़ा आगे आते हैं तो इसके जो सिकंदर के जो सैनिक थे, जो लोग थे, वो काफ़ी थक चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी थक चुके थे। फिर आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। फिर वहीं से हुए सिकंदर फिर वहाँ से आगे नहीं आया पूरा इंडिया में, पाकिस्तान तक, वहीं तक झेलम नदी के आसपास ही रहा। उसके बाद वहाँ से ही लोग वापिस चले गए। तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया का राजा था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन 2013 से लेकर 2017 के बीच में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कारकर्ता नहीं रहा है। संसद में अच्छा काम करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जाता है, हर साल किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि 13 से लेकर 17 के बीच में कौन नहीं रहा है। तो ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। अब हमें अपने इस हिसाब से 2024 के हिसाब से इस तरह के करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना चाहिए। तो उस समय के हिसाब से सच्चिदानंद हरी साक्षी को उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी नजमा हेपतुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और दिनेश त्रिवेदी, इन सबको जो है उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार मिल चुका है। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ, कब आरंभ हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम लोकसभा का चुनाव जो था 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में हुआ था और 17 अप्रैल को प्रथम लोकसभा का गठन हो चुका था। लेकिन इस लोकसभा की पहली बैठक, ये पूछना प्रथम सत्र यानी पहली बैठक कब हुई, तब हुई थी ये 13 मई 1952 में पहली बैठक आयोजित हुई थी। उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला ये कह रहा है कि अनुच्छेद 85(1) से जुड़ा हुआ है। काफ़ी कठिन अनुच्छेद पूछ लिया गया है, ऐसे अनुच्छेद नहीं पूछे जाते लेकिन पूछा गया है। अनुच्छेद 85(1) के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक सत्र से अपनी पिछली बैठक और आगामी सत्र में अगली बैठक की तिथि के बीच, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया कि अंतर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाना चाहिए। तो कितने अंतर पर, मतलब एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, यही इस चीज़ में पूछा गया। और ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के 1 में दिया गया कि 6 महीने के भीतर 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एक सत्र से दूसरे सत्र को बुलाने में। यही होता ही है, इसीलिए तो 3 सत्र कर दिए गए हैं भाई। ग्रीष्मकालीन सत्र है, शीतकालीन है, वर्षाकालीन है, ये तो 3 सत्र जो चलते हैं ना। तो इसीलिए जो था वो रहता है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप ना हो एक सत्र से दूसरे सत्र को बुलाने में। अगले पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। राजीव गांधी जब 1984 में जो तत्कालीन पीएम थी भारत की, इंदिरा गांधी की, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद उनके जो पुत्र हैं राजीव गांधी जो है सरकार, मतलब पीएम बनते हैं भारत के। 1985 से 1989 तक ये पीएम रहते हैं और 1990 में फिर इनकी भी हत्या हो जाती है। जब इनकी हत्या हो जाती है तो उस समय जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, फिर पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगले पे चलते हैं। टॉप्स का अर्थ है ओलंपिक पोडियम स्कीम में। टॉप्स में ये पूछ रहा है कि उसका क्या अर्थ है, टी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे तो ओ का मतलब हो गया ओलंपिक, पी से हो गया पोडियम और एस से हो गया स्कीम। टी का मतलब होता है टारगेट। ये एक योजना है, सरकार की योजना थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब भी ओलंपिक होता है तो भारत को 1-2 पदक आते हैं। गोल्ड मेडल में तो बहुत मुश्किल से 1-2 मिल जाता है, बाकी बहुत कांसा वांसा यही सब मिलता है, सिल्वर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए टॉप्स नामक एक स्कीम शुरू की गई थी। इसमें जो है जो खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, फिर सरकार उनको जो है पैसा देती है, उनकी कोचिंग कराती है, ट्रेनिंग कराती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो टॉप्स का मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब अगले पे चलते हैं। अगला आ गया फिर हॉकी से कि हॉकी खेल में जब नियमों का उल्लंघन संभावित गोल को रोकता है तो नियमों का उल्लंघन करने वाले को फिल इन द ब्लैंक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, फ्री हिट दिया जाता है या फिर लाल कार्ड दिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में
सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की थी, हम सभी जानते हैं। अंगद देव, अमरदास, रामदास ये नहीं थे, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भगोरिया त्यौहार किस राज्य में लोकप्रिय त्यौहार है? भगोरिया जो है एमपी में चलता है, एमपी में। भगोरिया एमपी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक त्यौहार है, काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी संख्या में लोग इसको मनाते हैं। अगले पे चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी को लहासा से कौन जोड़ता है? दर्रा की बात हो रही है कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी है लहासा, लहासा से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ने वाला पास का नाम है बोमडिल्ला। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो तिब्बत की राजधानी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला है कि पलानी पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल कौन सा है? तो पलानी पहाड़ी पे स्थित है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कोडाई कनाल जो है एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है जो पलानी की पहाड़ियों पे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2017 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, के मामले में विश्व की अर्थव्यवस्था बन गई। तो 2017 में भारत बन गई जीडीपी के हिसाब से छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में बन गई। अब चौथे और पांचवें के बीच में चल रहा है, कभी एक बार चौथे पे आ गई थी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, अभी फिलहाल पांचवें नंबर पे चल रही है। तो 4 और 5 के बीच में चल रही है। उसके बाद फिर आ जाइए कि IBBI का अर्थ है, यहाँ पे IBBI जो है इसका अर्थ पूछा गया क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। फिर क्या दिया गया? बोर्ड होगा कि क्या होगा? बेंच होगा ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब होता है बोर्ड। इसको अगर पूरा भरोगे तो इसका जो IBBI का पूरा मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपका बोर्ड हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए कि एक विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कौन सा उपकरण, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट करता है? गर्मी मिले, गर्म चीज़ हो। थर्मल का मतलब होता है हीट है। तो जो टोस्टर होता है, टोस्टर आप लोगों ने देखा होगा ना, अरे जिससे ब्रेड सेंकते हैं, ब्रेड डाल दीजिए फिर वो रोस्ट हो जाता है। तो टोस्टर जो होता है क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक से चलता है, गर्म कर देता है, थर्मल एनर्जी निकालता है। तो टोस्टर ही है जो विद्युत ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद आ जाइए कि सर्वाधिक मान्य रक्त प्रकार, ये ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव जो होता है, अगर पूरे पॉपुलेशन में दोगे तो ओ पॉजिटिव की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। फिर अगले पे आ जाइए कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको AQI कहा जाता है, ये कब शुरू किया गया था? इस समय दिल्ली में फॉग बहुत चल रहा है, तो NCR में AQI बहुत चर्चित है। लोग सुबह ही देख लेते हैं कि भाई आज का AQI क्या है, सीवियर है कि गंभीर है, क्या है, कैसा है। AQI जिसको हम लोग कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 2014 में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की गई थी भारत में। उसके बाद आ जाइए कि NARL का अर्थ क्या है? इसका पूरा मतलब होता है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, इसका पूरा मतलब होता है NARL। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा जीएस वाले पोर्शन में, अगर DSSB की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना 1956 से शुरू हुई थी। कैसे हुई थी? संसद में एक अधिनियम इसके लिए, एम्स अधिनियम 1956 बना था, उस अधिनियम के अनुसार ही एम्स की स्थापना की जाती है। उसके बाद आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से मानवाधिकारों पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर केंद्रित एक प्रमुख संगठन है, ये लंदन में स्थित है। ब्रिटेन के लंदन में इसका मुख्यालय है, जो मानवाधिकारों की हमेशा चर्चा करता है। तो ये जीएस का पोर्शन, DSSB के जीएस पोर्शन हम लोगों ने देख लिया। हम प्रीवियस ईयर के PYQs पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो है अगले क्वेश्चन जो एग्जाम हमारे DSSB के हैं उससे हमें मदद मिल जाए।